हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे और यह श्रृंखला चल रही है। इसके पहले हमने 4 वीडियो के माध्यम से कुल 200 प्रश्नों को एमसीक्यूज के माध्यम से हल किया है। यह जो प्रश्नों की श्रृंखला है, आप देखेंगे प्राचीन इतिहास से शुरू होकर के मध्यकाल होते हुए आधुनिक अर्थात पूरा इतिहास को इसमें कवर करने की कोशिश की जाएगी। और यह यूपी एपीओ की परीक्षा के लिए जो प्री में 15-16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के लिहाज से ये जो है इसको तैयार किया जा रहा है। तो अगर इसके पहले के 4 प्रश्नों को वीडियो को आपने नहीं देखा है और उसके प्रश्नों को हल नहीं किया है, तो आप उसको ज़रूर देखें। और यहाँ पर कोशिश ये है कि जितने भी विगत वर्ग से के प्रश्न पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं, उन सबको एक क्रम में इस तरीके से क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपके साथ डिस्कस किया जाए कि सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाएँ। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को किस तरीके से आगे जो प्रश्न है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन-सा आंदोलन शुरू हुआ? तो अगर आप देखें तो चूँकि बंगाल जो है यह पूर्वी भारत का जो हिस्सा है, ये वाला एरिया जो वर्तमान का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और असम वाला जो एरिया है, ये सब मिला कर के बंगाल कहा जाता था उस समय। और यहाँ पर जो है अ, बहुत जागरूक लोग थे और सभी आंदोलनों की शुरुआत अगर आप देखें तो मैक्सिमम यहीं से शुरू होती है। देशभक्ति की जो भावना है या अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का जो प्रयास है, यहाँ से बहुत शुरू होता है। तो यहाँ की समस्या ये थी कि पूर्वी भाग में जो है मुस्लिम बहुसंख्यक थे और पश्चिम भाग में हिंदू बहुसंख्यक थे। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि अगर इनकी एकता को तोड़ना है, तो यहाँ पर विभाजन कर दिया जाए, 2 अलग-अलग खंड में इसको बाँट दिया जाए। तो 1905 में जो है, जो कर्जन था, उसने क्या किया बंगाल विभाजन किया, जिसके खिलाफ बहुत सारे मतलब विरोध हुए और उसी विरोध के रूप में एक जो है स्वदेशी आंदोलन छेड़ा गया। तो स्वदेशी आंदोलन जो है, यह किसके खिलाफ? तो बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू हुआ। हालाँकि यह 1905 का जो बंगाल विभाजन था, ऐसी नींव थी, यहीं से फिर जाकर के जन्म होता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरीके से शुरुआत लेकिन यहीं से हुई थी। क्योंकि आगे आप प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे, 1905 में जो यह विभाजन हुआ, उसके बाद फिर कैसे किस तरीके से मुस्लिमों के लिए एक अलग जो है प्रलोभन दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा कि आप कांग्रेस के पैरेलल एक अपनी अलग संस्था बनाइए, हम आपको विशेष सुविधाएँ देंगे। फिर यहीं से आप देखेंगे 1909 में जो है सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व की बात आती है, यहीं से शुरू होता है, जिसको बाद में कांग्रेस भी मान्यता देनी पड़ती है कांग्रेस को और धीरे-धीरे स्वतंत्रता के बाद फिर पाकिस्तान जो है का जन्म भी इसी के थ्रू हो जाता है। तो आगे आप पढ़ेंगे। तो आप प्रश्न पे आते हैं, बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन-सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो यह स्वदेशी आंदोलन था। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन जो है यह प्रारंभ हुआ था और यहाँ पर यह प्रश्न जो है पूछा गया है पीसीएस में कि इसीलिए इस तारीख को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में भी घोषित किया गया। क्योंकि स्वदेशी से तात्पर्य क्या है कि हम कोई भी वस्तु विदेशी अर्थात अंग्रेजों की बनाई हुई या उनके यहाँ से लाई गई हम यूज़ नहीं करेंगे। हम सारी चीज़ अपने देश की जो है बना करके यूज़ करेंगे। इसीलिए इस तिथि को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बनाया गया कि हम अपने हाथ से जो कपड़े हैं उसको बनाएँगे। और वंदे मातरम जो है, इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना और 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, वो बनारस में हुआ था और इसमें अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो 5 के कांग्रेस अध्यक्ष की बात इसलिए किया गया या कांग्रेस के अधिवेशन की बात ये इसलिए किया गया क्योंकि 1905 जो है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बंगाल विभाजन होता है। तो उस वर्ष कई बार पूछा भी जा चुका है कि कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो आप देखें कलकत्ता अधिवेशन 1906 क्योंकि 1905 में जो है विभाजन हो चुका था बंगाल का। अब उसके बाद अब स्वराज, स्वदेशी ऐसी बातें होने लगेंगी आगे और यही आप देखते हैं कि दूसरा जो अधिवेशन होता है विभाजन के बाद जो है कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1906 में, इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे और उन्होंने ही अध्यक्ष के नाते स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया था। और इस अधिवेशन में न केवल स्वराज बल्कि स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, यह जो है जो प्रस्ताव है वह पारित किए गए थे। आगे आप देखेंगे
कि इनको जो है लागू कराने के प्रश्न को लेकर के कांग्रेस में गरम दल और नरम दल के बीच में विरोध होता है। फिर जो है जाकर के कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो गई थी? ये सूरत अधिवेशन था 1907 का। तो 1907 का अधिवेशन जो है सूरत में हुआ और यहाँ पर नरम दल और गरम दल के बीच में इसको बंटवारा क्यों हुआ? तो इसको देखेंगे कि कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। सबसे पहले इसको ध्यान रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें उदारवादी जो थे उनको नरम दल कहा जाता था और उग्रवादी जो थे उनको गरम दल कहा जाता था। यहाँ पर पहला विवाद तो अध्यक्ष को लेकर के हुआ। तो उदारवादी चाहते थे कि हमारा जो प्रतिनिधि है वह अध्यक्ष बने और जो उग्रवादी थे वह चाहते थे कि हमारे जो है अध्यक्ष बने। तो उग्रपंथी जो है किसको बनाने चाहते थे? तो लाला लाजपत राय को ये अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वहीं उदारवादी जो है वह रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। फाइनली इसमें खूब लड़ाई झगड़ा विवाद होता है और अंततः जो उदारवादी नेता हैं रास बिहारी घोष वह अध्यक्ष बनने में सफल होते हैं। दूसरा प्रश्न जो ले था जिस पर विवाद था कि 1906 में जो प्रस्ताव पारित किए गए थे स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन, इनको जो है इनका प्रयोग किया जाए। तो इस प्रयोग को लेकर के भी यहाँ पर विरोध था, जो कि फाइनल परिणति ये हुई कि कांग्रेस का विभाजन ही हो गया। अब देखें अगला प्रश्न आपका। तो 1905 में जैसा कि आपने देखा था बंगाल का विभाजन हुआ। अब बंगाल का विभाजन किसके बीच में हुआ था? इधर थे पूरब में थे मुस्लिम और पश्चिम में थे हिंदू। तो इसी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के कारण ही बंगाल को विभाजित किया गया था। तो अब कांग्रेस जो है अमूमन एक माना जाता था कि ये हिंदुओं की संस्था है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में हिंदू ही थे। तो मुस्लिमों को यह प्रलोभन दिया गया कि हम आपको विशेष रियायत देंगे, बस आप एक अलग संस्था बनाइए। तो संस्था इस तरीके से बनाई गई 1906 में मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो ढाका जो कि वर्तमान का बांग्लादेश है, उस समय बंगाल था और वहाँ पर इसकी स्थापना होती है। और आगे देखेंगे इसके बारे में, तो अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उच्च वर्गीय मुसलमानों को कांग्रेस से अलग एक संगठन बनाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। और फिर जो मुसलमानों का एक प्रतिनिधित्व मंडल है वह आगा खां के नेतृत्व में शिमला में जो है जाकर के उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड मिंटो उससे मिलता है और वो कहता है कि हम आपके प्रति जो प्रतिनिधित्व मंडल है वह कहता है कि हम आपके प्रति वफादार बने रहेंगे, बस आप हमको विशेष जो सुविधाएँ हैं या विशेष स्थिति है उसको प्रदान कीजिए। तो विशेष स्थिति से तात्पर्य ये है कि हमको एक अलग पहचान दीजिए। तो यहाँ पर मिंटो ने इनको आश्वासन दिया कि हम आपके लिए कुछ अलग ज़रूर करेंगे और फिर वह क्या था एक तरीके से इनको प्रोत्साहित किए रहा कि आप जो है कांग्रेस से अलग रहिए, हम आपको अ, अलग व्यवस्था देंगे, इसका आश्वासन दिया। आश्वासन प्राप्त होने पर फिर मुसलमानों ने क्या किया, जो अभी तक बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे, उन्होंने समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद 30 सितंबर 1906 को आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क ये 3 लोगों ने मिलकर के मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया। अब यहाँ पर कई बातें आपसे पूछी जाती है कि इसके संस्थापक कौन थे? तो नवाब सलीमुल्लाह थे। इसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया और पहले अध्यक्ष जब इसका अधिवेशन बुलाया गया तो वहाँ पर पहले अध्यक्ष जो है वह आगा खां बने थे। तो आगा खां और सलीमुल्लाह के बीच में आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि सलीमुल्लाह जो है ये संस्थापक थे और जो पहला अधिवेशन हुआ तो आगा खां उसमें पहले अध्यक्ष बने थे। अब इस संगठन का जो उद्देश्य था उसको आप देखेंगे, मुख्यतः 3 उद्देश्यों के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। पहला ये है कि मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बनी रहे, उसको बढ़ाना जो कि अंग्रेज चाहते थे। दूसरा है कि मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करते हुए इसका विस्तार करना, चूँकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आपको राजनीतिक जो है संरक्षण देंगे, राजनीतिक अधिकार आपको देंगे। तीसरा था कि मुसलमानों में अन्य संप्रदायों के प्रति उत्पन्न असहिष्णुता व कटुता की भावना को रोकना। तो जो असहिष्णुता थी अंग्रेजों के प्रति वह न रहे, बल्कि उनके लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर रखें, इस तरीके की जो है उद्देश्य था अंग्रेजों का और वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे। फिर 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा जो है लंदन में स्थापित की गई और किसके द्वारा की गई? तो यह सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में यह स्थापित की गई थी। 1908 में अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। अब यहाँ पर देखें अभी तक इनकी जो मांगी थी कैसे चल रही थी, फिर लीग की जो है अधिवेशन होता है अमृतसर में 1908 में। इन्होंने कहा कि अब हमको राजनीतिक
तौर पर एक अलग निर्वाचन मंडल चाहिए। ये अर्थात एक एरिया रहे, यहाँ पर केवल मुस्लिम लीग के ही प्रतिनिधि चुनाव लड़ सकेंगे और उनके ही विधायक बनेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मांग की गई और बाद में आप देखें 1909 में जो मार्ली मिंटो सुधार होता है, उसमें इस प्रस्ताव को मान भी लिया जाता है और यहीं से फिर आप देख रहे हैं कि अ, एक पृथक राज्य पाकिस्तान पृथक देश पाकिस्तान की जो है नींव पड़ जाती है। अगला प्रश्न है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, किस बात की व्यवस्था करता है? तो 1909 का तो आपने देखा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग करता किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा 1908 में और इसी को यहाँ पर एक कानूनी जो है स्वरूप प्रदान कर दिया गया। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग जो की गई थी उसको स्वीकार कर लिया गया। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो यह अधिनियम इसका ओरिजिनल नाम जो है यह भारत परिषद अधिनियम 1909 था जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। मिंटो वहाँ उस समय वायसराय था और इसका उद्देश्य क्या था कि विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र और स्थान का आरक्षण किया जाए। और एक स्टेटमेंट यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता जो है वह मिंटो को ही माना था क्योंकि मिंटो ने जो इस तरीके की भारत परिषद अधिनियम 1909 बनाया और वहाँ से जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की, वहीं से फिर पाकिस्तान जो है जन्म होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1909 की जो वर्ष है, उसको आपने देखा किस तरीके से महत्वपूर्ण था। 10 और 11 में कुछ खास हुआ नहीं, 10 में खास नहीं हुआ था। 1911 में हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया। ये घोषणा हुई थी, लेकिन इसको इसको जो है कार्यान्वित किया गया 1912 में। 1912 में जब राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा था, उस समय हार्डिंग जो है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के नाम से भी जाना जाता है या लॉर्ड हार्डिंग कहेंगे आप, भारत का वायसराय था। अब जब यह वायसराय बनता है, तो यहाँ पर इसके ऊपर हमला भी होता है इस दौरान। तो इसको देखेंगे, 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली का जो ट्रांसफर राजधानी जो है परिवर्तित हो रही थी, उस समय हार्डिंग जो है हाथी पर बैठ कर के दिल्ली में प्रवेश कर रहा था और जब वो प्रवेश कर रहा था, उसी समय चांदनी चौक के पास उसके ऊपर बम फेंका गया और इसे हार्डिंग बम कांड या दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वो घायल तो हुआ था लेकिन मरा नहीं बल्कि बच गया था। इसमें 14 व्यक्तियों को दोषी बनाया गया था। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि 14 व्यक्ति दोषी बने थे। इसमें अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास अर्थात 4 लोगों को क्या हुई? फांसी की सजा हुई थी। 4 लोगों को फांसी हुई और बलराज और हरबंस सहाय 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। और इसके अलावा आप देखेंगे कि दीनानाथ जो है, यह सरकारी गवाह बन गया था और रास बिहारी बोस ये जापान भाग गए थे। तो इस तरीके से आप जो हार्डिंग का बम कांड हुआ था, उसमें कभी अगर पूछा जाए तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किए थे? तो 1912 के बाद फिर देखेंगे बीच में कोई बहुत महत्वपूर्ण वर्ष नहीं रहा जिसमें कुछ घटनाएँ घटित हों। 13, 14, 15 फिर उसके बाद सीधा 16 आता है, 1916। 1916 में क्या होता है कि जो है लखनऊ में अधिवेशन बुलाया जाता है कांग्रेस का। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है और यहाँ पर इसी के साथ-साथ मुस्लिम लीग के साथ जो है समझौता होता है और जो कांग्रेस के 2 दल अलग हो गए थे, नरम दल और गरम दल, फिर उनका आपस में मेल-मिलाप भी होता है। तो 1916 जो है इसलिए जाना जाता है, खास करके लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलन हुआ और नरम दल और गरम दल के बीच में भी समझौता हुआ। और इसके अध्यक्ष बार-बार पूछे जाते हैं, तो 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार जो है इसके अध्यक्ष थे। और यह अधिवेशन आपका 2 दृष्टि से महत्वपूर्ण था। पहला तो ये है कि उग्रवादियों का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ और इस प्रवेश में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
दूसरा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ, इसमें जो है किसने भूमिका निभाई? तो मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक ने भूमिका निभाई। तो तिलक जो है दोनों ही स्थानों पर देखे जा रहे हैं। उग्रवादियों का जो कांग्रेस में प्रवेश होता है, उसमें भी उनकी भूमिका थी और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता जो होता है, उसमें भी तिलक की भूमिका दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के विषय में गलत है? तो पहला है कि अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। तो यही बात गलत है क्योंकि अंबिका चरण मजूमदार जो है इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दूसरा है कि इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में पुनः मेल स्थापित हो गया। बिल्कुल सही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये ध्यान रखें कि गांधी जी इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। इसको ध्यान रखना है। गांधी जी इस अधिवेशन में शामिल हुए थे और पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से उनको अवगत कराया गया। किसने? तो राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान था। उसने ही जो है इस अधिवेशन में पहली बार वह गांधी जी से मिलता है और उनको चंपारण में जो किसानों की समस्या थी, 3 कठिया व्यवस्था थी, अर्थात 20 कट्ठा अगर खेत है, कट्ठा से तात्पर्य एक एरिया का सूचक है, जैसे बिस्वा होता है, बीघा होता है, उसी तरीके कट्ठा होता है। तो 20 कट्ठा अगर आपके पास खेत है तो उस 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना ही करना है, यह बाध्यता थी किसानों के ऊपर। इसी बात से किसान परेशान थे और उनका प्रतिनिधि राजकुमार शुक्ल जो है आकर के गांधी जी से मिलता है, समस्या बताता है। बाद में गांधी जी जाते हैं, 1917 में चंपारण किसान आंदोलन होता है और इस व्यवस्था को समाप्त कराया जाता है। तो यह जो है घटना भी यही हुई। उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि तीनों बातें सही हैं, पहली ही गलत है। तो इस अधिवेशन में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। अगला प्रश्न देखेंगे, 1915 और 16 में दो होम रूल लीग की जो है आरंभ किया गया था। तो होम रूल लीग जिसे स्वशासन लीग के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो है तिलक और एनी बेसेंट इन लोगों ने ही स्थापित किया था। तो 1916 को आप देख रहे हैं। तो 1916 में काफी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक तो होम रील होम रूल लीग की स्थापना हो रही है, लखनऊ का अधिवेशन हो रहा है। तीसरा आप देखेंगे बीएचयू की स्थापना हो रही है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है ये हो रही है। तो बीएचयू के बारे में आपने पढ़ा था कि यह क्या था? एक स्कूल था जिसको एनी बेसेंट ने स्थापित किया था। अब इस स्कूल को जो है बाद में परिवर्तित किया जाता है बीएचयू के रूप में। तो एक प्रश्न पूछा गया है, तो जो मूल इसका क्या था? तो मूल इसकी शुरुआत किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। लेकिन बीएचयू की अगर बात आए तो वहाँ पर मदन मोहन मालवीय ने इसको स्थापित किया था। तो इसके अंतर्गत है 1916 में तिलक ने और अ, अप्रैल में तिलक ने और सितंबर में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की है। 2 होम रूल लीग बनाए गए थे। एनी बेसेंट ने कॉमन लीग और न्यू इंडिया ये 2 जो है उनकी पत्र हैं या इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तिलक ने मराठा और केसरी इसके माध्यम से अपनी अपनी लीग का जो है प्रचार किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे या किस वर्ष लौटे? तो यह जो है 1915 में लौटे थे और गए कब थे? तो 1893 में यह दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में लौटे थे। लगभग 21 साल वहाँ पर ये रहे थे। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है, 21 वर्ष रह करके भारत लौटे और जब भारत लौटे 1915 में तो उन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था। तो यहाँ पर ये अहमदाबाद सबको जरूर ध्यान रखें क्योंकि कन्फ्यूजन होता है गांधीनगर और शहरों के नाम दे देता है। तो अहमदाबाद था, वहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि गांधी जी पहली बार सबसे पहले कब कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो उन्होंने सबसे पहले 1901 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, उसी में भाग लिया था। और ये पूछा जाए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था? 1924 में जो है कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन था, जो कि कर्नाटक में है। यहाँ पे जो अधिवेशन हुआ, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके बाद इन्होंने कभी कोई अध्यक्षता कांग्रेस की नहीं की थी। तो एक ही मात्र अधिवेशन है कांग्रेस का, बेलगांव अधिवेशन, जिसमें ये अध्यक्ष रहे। बाकी ये शामिल तो बहुत सारे अधिवेशनों में हुए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है, यह गोपाल कृष्ण गोखले थे।
और गोखले के बारे में एक प्रश्न पूछा जाए कि गोखले के गुरु कौन थे? तो गोखले के गुरु जो है वह महादेव गोविंद रानडे थे। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो सविनय अवज्ञा क्या है कि हम विनय पूर्वक आपकी बातों को नहीं मानेंगे, आपके जो कानून हैं उनकी हम उल्लंघन करेंगे, लेकिन उग्रता के साथ नहीं, विनम्रता के साथ। तो यह था आपका चंपारण। तो चंपारण जो है, जैसा कि आपने देखा कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें राजकुमार शुक्ल जाकर के गांधी जी से मिलते हैं, उनको यहाँ के किसानों की समस्याओं को बताते हैं चंपारण की, और फिर जो है 1917 में जाकर के गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह करते हैं, और उसमें जो यह नियम था कि 20/3 एरिया में जो है आपको इसकी खेती करना ही करना है, ये और इसकी बात उन्होंने इसी नियम का क्या किया, अवज्ञा किया था। तो इसीलिए कहा जाता है ये अ, इसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो यह आंदोलन जो है किस लिए था? तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध। तो तिनकठिया प्रणाली क्या है? इसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, क्योंकि यह मेंस में कई बार पूछा जाता है, चाहे टिप्पणी के रूप में या और विस्तृत क्वेश्चन के रूप में, कि ब्रिटिश भारत में एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत चंपारण वर्तमान बिहार के किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर, अर्थात 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करने के लिए उनको बाध्य किया जाता था। तो इसी बाध्यता को जो है उन्होंने क्या किया? अवज्ञा किया था गांधी जी ने। बाद में इसको समाप्त किया गया और वापस लेना पड़ा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम बताइए। तो सबसे पहले क्या घटित हुआ? यह 1917 में चंपारण का इन्होंने किया। अहमदाबाद का जो है मिल हड़ताल, यह 1918 में होता है। खेड़ा का भी आंदोलन 1918 में ही होता है। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में प्रारंभ किया और 1922 में यह चौरी चौरा कांड होने के कारण समाप्त किया गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 यह जो है अ, इस क्रम में सुमेलित है या कालक्रम है। तो चंपारण को देख लें, यह 1917 में हुआ। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है ये फरवरी-मार्च 1918 में, और खेड़ा का जो आंदोलन है यह मार्च से जून 1918 में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया था? तो सबसे पहले इन्होंने भूख हड़ताल की अगर बात करें, तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन में भूख हड़ताल का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ था। बारदोली में भी नहीं, बल्कि ये अहमदाबाद का जो हड़ताल हुआ था 1918 में, इसी में इन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। और इस दौरान जो है गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में, अर्थात सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए पहली बार वो भारत में भूख हड़ताल पर बैठते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी के नाम से पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जो है, यह चंपारण सत्याग्रह जब सफल हुआ, तो इसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी, इनके नाम के आगे महात्मा जोड़ दिया। और दूसरी बात एक आती है राष्ट्रपिता, किसने कहा इन्हें? तो राष्ट्रपिता जो है इनको कहते हैं एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस ने जो है इनको राष्ट्रपिता कहा था। तो इसलिए यह महात्मा और राष्ट्रपिता, इन दोनों शब्दों को ध्यान रखेंगे। महात्मा इनको किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, और राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो वही बातें यहाँ पर दी गई हैं। अगला प्रश्न है, 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो लखनऊ में देख रहे हैं, एक तो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और उसके बाद 1936 में देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, किसान सभा का आयोजन किया जाता है। अब पहले क्या था कि प्रांतों में, अलग-अलग प्रांतों में किसान सभाएँ आयोजित मतलब उनकी अपनी-अपनी किसान सभाएँ थी। जैसे मद्रास में थी, बिहार में थी, अ, अवध में थी। तो इन सब को मिला करके एक अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। तो फिर जब इसको किया जाता है तो 1936 में फिर इसका अधिवेशन जो है वह बुलाया जाता है, कहाँ? लखनऊ में। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो कि कहाँ के थे? बिहार किसान सभा के
बिहार की जो प्रांतीय किसान सभा थी उसके अध्यक्ष थे। इनको जो है अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव कौन बने? तो एनजी रंगा। तो वही बातें यहाँ पर है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बने और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अगुआ एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए और इस सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। अगला प्रश्न है 1920 में आयोजित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 1920 में आप देख रहे हैं तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस तरीके से भी शॉर्ट में आपसे कई बार पूछा जाता है। तो अब इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी ज़रूरी है कि भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहा जाता है, इसकी स्थापना एमएन जोशी ने किया था और कहाँ पर? तो बम्बई में किया था। 1920 में 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना बम्बई में एमएन जोशी के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना का कारण क्या था? कारण ये था कि 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हो चुकी थी और इसी के अनुसरण में भारत में भी जो श्रमिक थे उनको संगठित करने के लिए एक संगठन जो है बनाया गया ताकि सरकार से या सत्ता से अपनी बातों को, अपनी मांगों को पूरी कराई जा सके, मनाई जा सके। भारत में इसके पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बनते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो जोसेफ बैप्टिस्टा, महासचिव की बात करें तो दीवान चमन लाल बजाज और बाद में जो है इसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल होते हैं और इसका पहला विभाजन भी जवाहरलाल नेहरू के समय में ही होता है और 1929 में नागपुर अधिवेशन में। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है राउलेट एक्ट 1919 लाने का प्रयोजन क्या था? तो सबसे पहली बात तो यही जाने कि राउलेट एक्ट कब आया है? 1919 में आया। इसका आशय क्या था? तो भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जो है एक अधिनियम बनाया गया ताकि इस तरीके से सरकार के विरुद्ध जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनको रोका जा सके। इसे इसके बारे में आप देखें तो ये इसका एक क्रम है। अब यह जब लाया जाता है तो बिना किसी वारंट के केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। इसी गिरफ्तारी के आधार पर पंजाब में आप देखते हैं 2 नेताओं को सतपाल किचलू और एक लोग और थे तो इन सबको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के विरोध में फिर क्या होता है तो जलियांवाला बाग वहाँ पर धरना प्रदर्शन होता है। उस प्रदर्शन पर जो है जो भीड़ जुटी है उस पे गोली चलाई जाती है। तो इस तरीके से एक क्रम है जलियांवाला बाग हत्याकांड का। तो आप देखेंगे तो प्रश्न पे आते हैं तो किस लिए लाया गया था? तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह अधिनियम लाया गया। अब इसके बारे में थोड़ी-सी बातें जाननी ज़रूरी हैं। सिडनी रौलेट की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी और उसी समिति की सिफारिश पर इस अधिनियम को बनाया गया था। इसका उद्देश्य था आतंकवाद को कुचलना और इस कानून के द्वारा राजद्रोहात्मक बातों के संदेह मात्र से ही किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक उसको कैद किया जा सकता था। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। अर्थात आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अगर यह डाउट है कि आप राज्य के विरुद्ध या आतंकवादी कार्यों में संलिप्त हैं, तो तुरंत उठा लिया जाएगा और 2 साल तक जेल में डाल दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका विरोध करने पर जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना हुई थी? तो राउलेट एक्ट की जो प्रावधान थे, उसी के तहत जो गिरफ्तारी हुई, उनको विरोध करने पर जलियांवाला बाग हत्याकांड का अंजाम दिया गया। तो इसमें जब यह कांड होता है, तो डेट अब ध्यान रखना है, यह डेट कब हुई है? तो 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड होता है। इस कांड के बाद रवींद्रनाथ टैगोर ने जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा उपाधि उनको दी गई थी नाइटहुड या नाइट या सर, इसकी उपाधि उनको दी गई थी। इन्होंने इस उपाधि को वापस कर दिया। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। तो ये जो है, ये बार-बार पूछे जाते हैं आपसे, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर कमीशन आपको 2 जगहों पर देखने को मिलता है। एक तो आपको देखेंगे 1882 में। 1882 में यह प्राथमिक शिक्षा को लेकर के थी। दूसरी हंटर आयोग या हंटर कमीशन की नियुक्ति होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड की बाद उसकी जांच वगैरह करने के लिए।
तो इस तरीके से अब आप विकल्प के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा आपका विकल्प है, उसी के अनुसार आप उसका उत्तर सही मानेंगे। तो हंटर कमीशन 2 बार आपको देखने को मिलता है, एक तो 1882 में जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है और दूसरा जो है यह 1919 में कब? तो जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड होता है उसके बाद। तो यह जो कमीशन बनाया जाता है, इसमें इसलिए बनाया गया तो ब्रिटिश सरकार ने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए आयोग को गठित किया था और इस हत्याकांड की जाँच के लिए कांग्रेस ने भी अपना एक आयोग बनाया था या समिति गठित की थी। उस समिति के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय और तत्कालीन वायसराय पूछा जाए तो यह चेम्सफोर्ड था। अगला प्रश्न है 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 1919 को आप देख रहे हैं 1920, 21, 22 ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जो घटनाएं घटित होती हैं तो 1919 में एक तो आप देख रहे हैं जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है। उसके बाद फिर यहीं पर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। खिलाफत क्या था कि तो जो ऑटोमन एम्पायर था उसको समाप्त किया जा रहा था और वहाँ पे क्या है कि मुसलमान जो है वहाँ के जो राजा था, शासक था उसको खलीफा मानते थे अपना, तो उसको समाप्त किया जा रहा था। तो इसके खिलाफ भारत में भी एक अ, आंदोलन चल रहा था, एक विद्रोह की भावना यहाँ भी पनप रही थी। तो यहाँ पर सम्मेलन का जो आयोजन होता है तो गांधी जी को उसका अध्यक्ष चुना जाता है। एक तरीके से हिंदू का समर्थन प्राप्त करने के लिए मुस्लिमों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। गांधी जी भी इसको देखते हैं कि जो 1905 में बंगाल में विभाजन हुआ, 1909 में जो है पार्लियामेंट्री सुधार लाया गया जिसके तहत हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने की कोशिश की गई। अब समय आ गया है कि हम इसके माध्यम से खिलाफत आंदोलन में हम मुसलमानों को समर्थन करें ताकि मुसलमान जो है हमारे साथ हो लें और हिंदू-मुस्लिम एकता बनी रहे और इसके माध्यम से हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किया था। हालाँकि जिन्ना जो है उस समय कट्टरता इनके अंदर नहीं थी हिंदू-मुस्लिम को लेकर के। इन्होंने गांधी जी को कहा था कि आप गलत कर रहे हैं, आप एक तरीके से मुसलमानों को और कट्टर बना रहे हैं, उनकी कट्टरता में आप सहयोग दे रहे हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ क्योंकि भारत के मुसलमान जो है तुर्की सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। अगला प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन आप देख रहे हैं 1920 में यह प्रारंभ होता है और 1922 तक चलता है। 1922 में इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि वहां पर क्या हुआ कि चौरी चौरा कांड हो गया। अब चौरी चौरा जब घटना हो जाती है, बहुत सारे नागरिक और पुलिस के कर्मी जो है वो मारे जाते हैं। उसके बाद फिर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूरा एक शांति छा जाती है। क्योंकि अब गांधी जी हैं नहीं मैदान में, तो अब लड़ेगा कौन? तो ऐसी स्थिति में फिर स्वराज दल का गठन होता है, उसको आगे के प्रश्नों में देखेंगे। तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया और आंदोलन शुरू होने के 1 साल के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया गया। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया या किसने दिया? तो गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के द्वारा। असहयोग क्या था कि हम किसी भी तरीके से अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये था कि जो सरकारी नौकरी वगैरह कर रहे थे या सरकारी सेवा में थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सरकार के किसी भी सेवा को करने से लोग बचने लगे, हटने लगे वहाँ से। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था, लेकिन आंदोलन जिस दिन शुरू होता है 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए वह इसका परिणाम नहीं देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है चौरी चौरा की घटना हो गई, हिंसा हो गई थी और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इसी वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। हालाँकि वापस लेने के कारण जो है इनकी बहुत सारी आलोचना हुई। भारतीय बहुत सारे नेताओं ने इनको आलोचना किया इनका। अगला प्रश्न है, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किन कारणों से हुई थी? तो पहला कारण ये है कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। अब जब वापस ले लिया गया तो एक पूरा स्कोप जो है खाली हो गया है। अब यहाँ कोई आंदोलन करने वाला नहीं है, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कुछ कोई तो आगे आएगा। दूसरा है कि काउंसिलों में प्रवेश कर उनको काम न करने देना देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, यह बात भी सही थी। तो जो स्वराज पार्टी थी उसका ये मानना था कि हम विधानसभा में प्रवेश करेंगे और वहाँ पर जाकर के जो मनमाने तरीके से जो अंग्रेज हैं वो कार्य कर रहे हैं उनको हम रोकेंगे।
और ब्रिटिश सरकार का दमन। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमन जो है, इसके कारण जो है स्वराज पार्टी का गठन नहीं किया गया था। यहाँ पर 1 और 2 ये दोनों कथन सही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश में क्या है, निराशा का माहौल छा गया। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और CR दास अर्थात चित्तरंजन दास ने कांग्रेस को विधानमंडल के भीतर प्रवेश करके अंदर से लड़ाई लड़ने का उनको विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को कि आप जो है विधानमंडलों में प्रवेश कीजिए अर्थात चुनाव लड़िए और कांग्रेस चुनाव लड़ के विधानसभा में आप विधानमंडल में प्रवेश करें और अंदर जाकर के अपनी लड़ाई लड़े। लेकिन इनकी इस योजना को जो है अस्वीकार कर दिया गया। तो जब इस योजना का अस्वीकार कर दिया गया तो CR दास ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। CR दास जो है उस समय क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे करके जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया या उसकी स्थापना किया। अब स्वराज पार्टी जो है यह इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य पहले भी क्लियर था कि हम विधानमंडल में प्रवेश करेंगे। कांग्रेस को पहले उन्होंने चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव लड़े और प्रवेश करे, लेकिन कांग्रेस ने जब इनकी बातों को योजना को अस्वीकार कर दिया, तब ये खुद जो है पार्टी से इस्तीफा दे करके स्वराज पार्टी बनाई और बना करके फिर उन्होंने इस तरीके से कांग्रेस विधानमंडल के भीतर उन्होंने प्रवेश किया। अगला प्रश्न है 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो साइमन कमीशन के बारे में जानेंगे। यह 1927 में इसका गठन हुआ, 1928 में यह भारत में आता है। जब यह भारत में आता है तो किस लिए आता है? क्योंकि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम बनाया गया था, इसमें यह व्यवस्था थी कि हर 10 साल पर इसका जो है चेक किया जाएगा कि यह कितना कारगर है। उसी को चेक करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो हालाँकि इसको 1929 में आना चाहिए था, लेकिन 2 साल पहले इसको गठित कर दिया गया और यह भारत आ गया। आने के बाद जो है इसमें जितने भी अध्यक्ष और सदस्य थे, सभी के सभी क्या थे? अंग्रेज थे। तो अंग्रेज सारे के सारे थे, तो इसमें भारतीय कोई था नहीं, तो असली समस्या कौन बताएगा? तो इसलिए इसका जो है विरोध हुआ था। तो साइमन कमीशन किस उद्देश्य से आया था? तो प्रशासनिक सुधार के विचार के लिए वह भारत में आया था। तो नवंबर 1927 में गठन हुआ और फरवरी 1928 में यह भारत आया और 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उसमें यह व्यवस्था थी कि 10 साल के भीतर 10 साल बीतने पर इसकी समीक्षा की जाएगी। इसीलिए यहाँ पर इसकी नियुक्ति की गई थी। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। इसीलिए इसको श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है और इसका बहिष्कार भी किया गया था। किसने साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में अर्थात उसके जवाब में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था? तो साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। अब नेहरू रिपोर्ट के भी विरोध में दो जो बातें हैं वो रखी जाएंगी। एक तो जिन्ना जो है वह 14 सूत्री मांग रखेंगे और इधर इनके बेटे जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिल करके इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना करते हैं। तो यह जो एक क्रम है ये बहुत जरूरी है इसको समझना। साइमन कमीशन 1927 में गठित होता है, 1928 में यह भारत आता है और उस जब भारत आता है तो उसके प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया 1928 में। अब मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट तैयार की उसके विरोध में आप देख रहे हैं या उसके जवाब में जो जिन्ना है वो 14 सूत्री मांग रखते हैं और सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर जवाहरलाल नेहरू क्या है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना करते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र था उसको देखेंगे तो इसमें सांप्रदायिकता के आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। अब यही खूब आपसे पूछा जाता है कि यह जो है किसमें मांग की गई थी? तो डोमिनियन स्टेट की मांग जो है नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। इसके अलावा अन्य जैसे वयस्कों के लिए मताधिकार की बात की गई थी, महिलाओं के लिए समान अधिकार की बात की गई थी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, धर्म का राज्य से पृथक्करण होना चाहिए। अब यहाँ तक तो आप देख रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट के विरोध में पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर के क्या किया? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किया और मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। तो ये इतनी बातें जो है इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारी कोशिश यही है कि प्रश्न भले कम हो लेकिन उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं सबको आप एक स्थान पर जान लेंगे तो वो बेहतर होगा। अगला प्रश्न है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसको पूछा जाता है कहाँ हुआ? तो लाहौर हुआ था, लाहौर में। अब इस अधिवेशन में लक्ष्य क्या रखा गया? कांग्रेस का पूर्ण स्वराज। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा यह लक्ष्य घोषित किया गया था? तो यह जो है इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इन्हीं के द्वारा जो है
पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो एक प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो कितने फैक्ट हैं। एक तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। पूर्ण लक्ष्य जो है कांग्रेस का पूर्ण स्वराज जो है लक्ष्य रखा गया और इसके अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब इसमें आप देखेंगे 1929 का जो अधिवेशन था, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। यहाँ से बहुत तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो 1928 में हुआ था, वो उसमें ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया था कि वह नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर ले या कांग्रेस के जो आंदोलन शुरू किए जा रहे हैं, उसका सामना करे। तो नेहरू रिपोर्ट जैसा कि आप देख रहे हैं 1928 में मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया। अब उस मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट तैयार की गई, उसको स्वीकार करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार है, उसको अल्टीमेटम दिया गया कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और लेकिन सरकार ने क्या है कि निश्चित समय सीमा में उत्तर नहीं दिया। अब इसके बाद 1929 में दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में, जिसमें अ, संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया। अब जो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित होता है, इसके बाद देखेंगे यहाँ 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को कांग्रेस अध्यक्ष उस समय थे जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। और कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा 2 जनवरी 1930 की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के दिवस के रूप में घोषित किया जाएगा या मनाया जाएगा। बस यहीं से 26 जनवरी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। और जैसा कि हमारा संविधान जो है वो लागू तो 26 बन के तैयार तो 26 नवंबर को ही हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी को क्यों होता है? तो यही उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट रहा है। तो लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का भी अधिकार दिया गया, जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? तो वह जो है हम विनय के साथ अर्थात सम्मान पूर्वक आपके जो आपके द्वारा बनाई गई विधियां हैं या सरकार के द्वारा दिए गए आदेश हैं, उनकी अवहेलना करेंगे, उनको नहीं मानेंगे। अब उसी के तहत आप देखेंगे नमक कानून था। तो नमक कानून के लिए हम विरोध तो करेंगे, लेकिन हमारा विरोध हिंसक नहीं होगा। हम आपके कानून का उल्लंघन करेंगे। तो दांडी यात्रा शुरू होती है। दांडी यात्रा किस लिए शुरू होती है? वही नमक कानून था और उसके विरोध में इसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अब इसके बारे में कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। दांडी यात्रा जो है यह साबरमती आश्रम से प्रारंभ होती है और 24 दिन चलती है। तो 24 दिन में यह पूरी होती है। तो 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल में यह पूरी हुई। दांडी से नमक कानून तोड़ा गया और सविनय आंदोलन अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। तो इसमें आपसे 2 प्रश्न पूछा जाता है और दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक तो अगर ये पूछा जाए कि यात्रा की शुरुआत कहाँ हुई? दांडी यात्रा की शुरुआत जो है यह साबरमती आश्रम से होती है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू होता है? तो दांडी में, क्योंकि दांडी क्या है, वह एक समुद्र का किनारा है जहाँ पे नमक जो है बनाया जाता था। तो साबरमती आश्रम से यह यात्रा शुरू होती है, कहाँ तक? दांडी तक। तो आंदोलन की शुरुआत यहाँ से हुई है सविनय अवज्ञा की, क्योंकि अब वह नमक बनाने वाले स्थान में पहुंच गए हैं। अब वहां पर जाकर के उस कानून का उल्लंघन करेंगे। तो दांडी अ, मार्च जो है या दांडी नामक स्थान जो है, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। लेकिन अगर ये करें कि यात्रा कहाँ से शुरू हुई, तो यह साबरमती आश्रम से शुरू हुई। अब यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दांडी मार्च में गांधी जी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार था, उसका नाम था वेब मिलर। अगली बात इसमें है कि आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उनको पुणे की येरौदा जेल में बंद कर दिया गया। और जब उनको जेल में बंद कर दिया गया तो उसी जेल में रहते हुए गांधी जी ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। तो ये जो है किताब का नाम भी अक्सर पूछा जाता है, तो इसलिए इसको जानते रहना है। अब ये जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, यह केवल दांडी या गुजरात में ही नहीं सीमित रहा, बल्कि यह अलग-अलग स्थानों पर भी फैला। जैसे आप देखेंगे जो है उत्तर-पश्चिम सीमांत। तो उत्तर-पश्चिम वाला जो एरिया है, अर्थात उस समय पाकिस्तान भारत में ही था, तो पश्चिमी सीमा कहाँ थी? पाकिस्तान थी और अफ़गानिस्तान की सीमा थी। तो यह जो है उत्तर-पश्चिम प्रांत कहलाता था। तो यहाँ पर इसका आंदोलन चलता है। फिर आप भारत में देखेंगे
तो यह नागालैंड की तरफ भी इसका प्रभाव रहता है। फिर ये देखेंगे तो ये दक्षिण भारत में भी इसका प्रभाव रहता है। इस तरीके से भारत के अलग-अलग ये क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर-पश्चिम अर्थात यहाँ वाले एरिया में जो वर्तमान का पाकिस्तान है, यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वहाँ पर नेतृत्व करने वाले थे खान अब्दुल गफ्फार खान और इन्होंने एक आंदोलन वहाँ पर चलाया सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में ही उसको लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता था, जिसे खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं। तो यह इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही विस्तार था। और यहाँ पर जब यह आंदोलन चलता है वर्तमान पाकिस्तान में, तो उस आंदोलन को दबाने के लिए चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट की कुछ टुकड़ियां जो है पेशावर भेजी जाती हैं। लेकिन वहां पर जिन टुकड़ियों को जिन सेना के सिपाहियों को भेजा जाता है, तो वो सिपाही ऐसे निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर देते हैं और इसका जो अ, नेतृत्व कर रहे थे वह चंद्र सिंह गढ़वाली थे, तो नाम यह ध्यान रहे। इसके अलावा आप देख रहे हैं मणिपुर में, ये तो इधर पाकिस्तान वाला बेल्ट हो गया, तत्कालीन पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है, तत्कालीन भारत ही था। उसके बाद मणिपुर में आप देखेंगे तो मणिपुर में एक 16 वर्षीय लड़की थी, उसका नाम था रानी गेडिनल्यू। तो इन्होंने जो है अपने नागा साथियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया। तो इनको इससे जिस आंदोलन को उन्होंने समर्थन दिया उसका नाम था जिया तरंग आंदोलन। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मणिपुर में भी यह आंदोलन फैला था। अब दक्षिण भारत में देखें तो दक्षिण भारत में जो है तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, इन्होंने कहाँ पर तंजौर के समुद्र तट पर तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की जो है यात्रा किया था। तो यह 3 स्थान खास करके जरूर याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन न केवल गुजरात की जो दांडी है वहां पर था, बल्कि आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु में भी था, मणिपुर में भी था और भारत का जो पश्चिमी प्रांत है, उत्तर पश्चिम प्रांत अर्थात वर्तमान का जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो अ, बॉर्डर है, उस तरफ भी यह आंदोलन विस्तृत था। अब यह जो आंदोलन की गतिविधियां हैं, वह लगातार चल रही थी। इनसे अंग्रेज भी परेशान थे। उन्होंने क्या किया कि गांधी जी के साथ एक समझौता किया और इसे ही गांधी-इरविन समझौता कहा जाता है और यह समझौता 1931 में किया गया। अब इस 31 के समझौते के तहत क्या हुआ, यह समझौता बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी बहुत आलोचना भी हुई है और क्योंकि इसके तहत आप देखेंगे कि अ, शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा को टालने के लिए यहाँ पर इस समझौते में कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए इस समझौते की बहुत आलोचना हुई थी और इसमें मुख्य मुद्दा ये था कि अंग्रेजों ने कहा कि आप अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दीजिए और आपकी हम कुछ बातों को मानते हैं, तो गांधी जी ने उसको रोक भी दिया, लेकिन उनमें अ, देखेंगे इसमें क्या-क्या बातें हुई थी। तो गांधी-इरविन समझौता, यह इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह 5 मार्च 1931 को होता है। तो डेट जो है कई बार आपसे पूछी जाती है क्रम लगाने के लिए। खास करके 5 मार्च 1931 को जरूर याद रखें। उसके बाद 23 मार्च, जिस दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई, यह डेट भी इसी में है, इसी की समझौते के बाद ही आता है। तो समझौता कब हो रहा है? 5 मार्च 1931 को। समझौते में शर्तें क्या थी? पहली शर्त यह थी कि गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए और कांग्रेस या गांधी इसके लिए तैयार भी हो गए। दूसरा है कि सभी युद्धबंदी जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा किया जाए, तो यह भी समझौता हुआ। तीसरा ये था कि विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना दिया जा सकता है। तो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, भारतीय जो हैं, अगर वो चाहें तो विदेशी कपड़ों की दुकानों पे और शराब की दुकानों पर वहां पर जाकर के शांति से धरना दे सकते हैं और समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर कानून दिए नमक बनाने की अनुमति होगी। तो ये इतनी बातें जो है इसके अंतर्गत थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कांग्रेस जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। तो पहले जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वह 3 स्टेप में हुआ था। तो पहले में कांग्रेस गई नहीं, दूसरे में गई, फिर तीसरे में नहीं गई। तो मतलब 3 में से केवल 1 में ही जो है कांग्रेस भाग लेती है और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी जाते हैं। और छठवां ये था कि कांग्रेस दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेगी, परंतु इस समझौते में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनकी फांसी की जो न दिए जाने की जनता की मांग है, इसको शामिल नहीं किया गया और इसीलिए गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में गांधी जी की बहुत आलोचना भी होती है। इस समझौते पर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने हस्ताक्षर किए, जबकि सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किया था। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
और इस समझौते को मंजूरी देने के लिए अब यह गांधी-इरविन जो समझौता था ये हो गया। अब इस समझौते को मंजूरी देने के लिए वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। तो ये बातें जो है गांधी-इरविन समझौते के बारे में इतनी बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपसे खूब पूछा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वाधीनता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, अर्थात इसकी क्रोनोलॉजी की बात यहाँ पर की जा रही है, कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करने की बात की जा रही है। तो गांधी इरविन समझौता देख रहे हैं आप, ये 5 मार्च को हो रहा है 1931 में। कांग्रेस का कराची अधिवेशन आप देख रहे हैं ये दिसंबर में हो रहा है 1931 में ही। भगत सिंह की फांसी जो है यह 23 मार्च 1931 को हो रही है। और पूना पैक्ट जिसमें जो अ, दलित और अन्य जो वर्ग थे, अर्थात दलितों को एक अल्पसंख्यक मानने की बात की जा रही थी, तो इसके विरोध में गांधी ने पहली बार आमरण अनशन किया था। तो पूरे आंदोलन में गांधी जी पहली बार आमरण अनशन कब करते हैं, तो वही अ, ये जो दलित संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था की जा रही थी उसके खिलाफ। तो पूना पैक्ट फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी के बीच में होता है। इस प्रकार से अगर आपकी कालक्रम की बात की जाए तो सबसे पहले जो है ये आता है पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे ये आता है, फिर तीसरे पे ये, फिर चौथा पे ये। तो मतलब 1, 3, 2, 4 ये आपका डी वाला विकल्प सही होगा। तो वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। गांधी-इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को, कांग्रेस का कराची अधिवेशन यह 31 मार्च तक 1931 को होता है, लेकिन पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 को होता है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? तो आप जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन जो है 3 बार में होता है। तो पहला जो है 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। तो 1930, 31 और 32 इस तरीके से यह चलता है। तो आपका पूछा है पहले वाले के बारे में, तो 1930 में यह बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है किस गोल में सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? तो यह दूसरे में भाग लिए थे, पहले में गए नहीं, दूसरे में भी नहीं गए थे। तो दूसरे गोल में सम्मेलन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर जो सम्मेलन है वह असफल रहा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी ने अस्वीकार कर दिया। तो बाद में जो है अब सरकार जब इस बात को डॉक्टर अम्बेडकर की बात को स्वीकार कर लेती है, तो उसके खिलाफ फिर गांधी जी यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठते हैं, फिर पूना पैक्ट की घटना होती है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। यह बात बिल्कुल सही है। कारण इसका यह है कि इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का पृथक जो है निर्वाचन होना था। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अब आगे देखेंगे इसके बारे में, क्योंकि इसे जो है कम्युनल अवार्ड कहा जाता है या सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है। तो इसमें हुआ क्या कि 16 अगस्त 1932 को रेंजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, और इसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई। अब जब ये सुरक्षित कर दी गई तो उनका क्या था कि चुनाव जो है पृथक निर्वाचन मंडल के माध्यम से किया जाता। तो इसके तहत अगर देखें तो मुसलमान और सिख पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे, लेकिन इस कानून के तहत भारत में दलित वर्ग को भी एक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। तो इसके तहत अब क्या हुआ कि मुसलमान, भारतीय ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय और दलित ये क्या हो गए, अब अल्पसंख्यक माने जाने लगे। तो इसके खिलाफ जो है गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन शुरू किया। उस समय वह यरौदा जेल में थे, और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है मैकडोनाल्ड थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने ही यह निर्णय लिया था। इसके विरुद्ध आप देख रहे हैं कि आमरण अनशन गांधी के द्वारा पहली बार शुरू होता है। इस अनशन को तोड़वाने के लिए दलित के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और इधर हिंदुओं की तरफ से गांधी। इनके बीच में जो है एक समझौता होता है, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस समझौते के बाद फिर गांधी जो है अपना ये जो आमरण अनशन है उसको तोड़ते हैं, और इसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं हस्ताक्षर किया था, और गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं
गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया या किसके विरुद्ध? तो कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध इनका पहला आमरण अनशन, क्योंकि अभी तक क्या था, तो अभी तक जो है अलग अलग तरीके से असहयोग आंदोलन था, सभी ने अवज्ञा था, तो इस तरीके से था। लेकिन आमरण अनशन जो की बात करेंगे तो पहली बार इन्होंने कम्युनल अवार्ड के खिलाफ ही किया था। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? तो कांग्रेस को अगर आप देखें तो पूर्ण बहुमत की बात करें तो 5 राज्यों में, 5 प्रांतों में, राज्य तो नहीं प्रांत कहेंगे, 5 प्रांतों में इन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। लेकिन जो बंगाल है, सबसे ज़्यादा जहाँ पर क्रांतिकारी घटनाएँ हो रही थी, सबसे ज़्यादा देशभक्ति की भावना हो रही थी, सब कुछ वहीं से शुरू हो रहा था, एक तरीके से कह सकते हैं। तो वहाँ पर लेकिन कुछ कांग्रेस को जो है बहुमत ही नहीं मिला, तो बंगाल में बहुमत नहीं मिला था। अब यहाँ पर देखें 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावी परिणाम जारी हुए। इसमें 5 प्रांतों में इन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। वो थे मद्रास, बिहार, मध्य प्रदेश वर्तमान का, उत्तर प्रदेश वर्तमान का और उड़ीसा। तो इस तरीके से अगर आप देखें, तो अगर मैप में देखेंगे तो ये चीज़ें बेहतर समझ में आएँगी कि वर्तमान का जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा का क्षेत्र है और दक्षिण में उसी साइड से आप दक्षिण चले जाएँगे, मतलब ये पूर्वी घाट का पूरा एरिया है। ये इस पूरे पर जो है कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था। और लेकिन एक और अन्य कोई प्रांत था, इसमें इन्होंने अन्य दल के सहयोग से मंत्रिमंडल का गठन किया। अर्थात 5 राज्य में तो इनको पूर्ण बहुमत मिले, लेकिन सरकार बनाने की बात या मंत्रिमंडल गठन की बात आए, तो 6 राज्यों में मंत्रिमंडल का गठन किया था। कांग्रेस जो है बंबई, असम और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। लेकिन बंगाल, पंजाब और सिंध, यहाँ पर जो है कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रह गई थी। इसका कारण आप ऐसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गए थे और मुस्लिम लीग का अपना एक पृथक अस्तित्व था। तो बंगाल वाला जो रीजन है, इसमें आप देखेंगे तो बहुत बड़ी जनसंख्या मुसलमान और हिंदू दोनों की थी। तो स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पर मुस्लिम अपने अलग मत का प्रयोग करेंगे। पंजाब वाला जो बेल्ट है और सिंध वाला, तो यह भी वर्तमान के पाकिस्तान से रिलेट करता है। वहाँ पर भी मुस्लिम और हिंदू आपस में विभाजित हो गए। तो इस कारण से जो है यहाँ पर बहुमत नहीं मिल पाया। अगला प्रश्न है, 1937 के प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला? अब कांग्रेस ने 6 राज्यों में मंत्रिमंडल का गठन तो कर लिया, लेकिन यह जो मंत्रिमंडल है कितने समय तक चला? तो 28 महीने तक चला था। 28 ही महीने चला, उसके बाद जो है इन सभी ने इस्तीफा दे दिया। उसके पीछे का कारण भी बहुत रुचिकर है। रुचिकर ये है कि दूसरे विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उसमें भारतीयों की स्वीकृति के बिना जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत को शामिल कर लिया। अब भारत को उनसे पूछा ही नहीं, अनुमति नहीं ली और उनको युद्ध में शामिल कर लिया। इसके विरोध में अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 28 माह के शासन के बाद सबने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो जिन्ना ने खुशी में इनके त्यागपत्र देने की खुशी में 22 दिसंबर 1939 का दिन है, इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो इस तरीके से घटनाएं आप देख रहे हैं घटित हो रही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया? अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये क्रोनोलॉजी है, जितनी भी घटनाएं आप प्रश्नों के माध्यम से देख रहे हैं, यह सब एक क्रम है और उस क्रम को अगर आप समझ गए तो सारे प्रश्न तो एक माध्यम है, घटनाओं को आप समझ जाएंगे, इतिहास को समझ जाएंगे। तो किसके द्वारा पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है? तो आप देख रहे हैं कि चौधरी रहमत अली एक व्यक्ति था, इसी ने सबसे पहली बार प्रथम जो पाकिस्तान शब्द है इसका प्रयोग किया था। अब पाकिस्तान के बारे में और कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, इसको एक स्थान पर देखें कि मोहम्मद इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में सबसे पहले मुसलमान के लिए एक अलग राष्ट्र का विचार दिया। 1931 में कहा कि एक अलग राष्ट्र होना चाहिए जो उसमें खाली मुसलमान रहें। अब 10 साल बाद लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव पारित किया जाता है और मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के अलग राज्य के आंदोलन जो चला उसका नेतृत्व किया था। ये घटनाएं जो है जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में जो शुरू हुआ, इसका वर्ष याद रखेंगे। इसके लिए प्रथम सत्याग्रही कौन था?
तो पहले सत्याग्रही जो है विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही की बात करें तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखेंगे कि यह व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत क्यों होती है, कहाँ से होती है। तो 1940 का अगस्त प्रस्ताव भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय समर्थन हासिल करने का एक प्रस्ताव था या प्रयास था और किसो इसको वायसराय लिनलिथिगो ने पेश किया था। तो अगस्त प्रस्ताव था क्या, इसको देखेंगे। इसके अनुसार विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा और एक सलाहकार युद्ध परिषद बनाने का भी वादा किया गया। अब इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा। तो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इसमें पहले सत्याग्रही कौन थे, आपने देखा विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ये बात आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर बाद में जो विनोबा भावे हैं, इन्होंने गांधी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किया था। तो ये जो है बहुत सर्वोदय समाज को जरूर ध्यान रखेंगे, ये विनोबा भावे ने शुरू किया था। अगला प्रश्न आता है, भारत में क्रिप्स मिशन किस साल आया था? यह आया था 1942 में। तो क्रिप्स मिशन आया था, इसकी कुछ शर्तें थी, क्या थी उसको आप देखेंगे कि यह मार्च 1942 में भारत पहुंच करके एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसमें ये था कि युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है यहाँ पर, इसके बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य होंगे और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तीसरी बात यह थी कि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत अगर नए संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहता है तो वो अपनी स्वतंत्र स्थिति को बनाए रख सकता है और नए संविधान को स्वीकार न करने वाले प्रांत अपना अलग से संविधान बना सकते हैं। तो एक तरीके से जो देसी राज्य थे उनको इतनी छूट दी गई थी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय जो है वह आपको नहीं दिया जाएगा, वो ब्रिटिश के पास ही रहेगा। अब ब्रिटिश जो सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था, उसके साथ भारत के कौन से नेता थे जिन्होंने बातचीत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद, यह जो है इसके बातचीत इसके साथ किया था। और क्रिप्स मिशन जो है यह असफल रहा, यह जो प्रस्ताव था यह असफल रहा और इस असफलता के बाद फिर इसके परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। तो आप कड़ी आप जोड़ते चलेंगे, बहुत आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? यह जो है वर्धा में पारित किया गया था और डेट जरूर याद रखेंगे, जुलाई 1942 को। तो अब यहाँ पर देखें, इसकी अध्यक्षता तत्कालीन अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ने किया था और फिर इसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है 9 अगस्त 1942 को। और ये आंदोलन शुरू कहाँ से होता है? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। अब जब इसे ही आंदोलन शुरू होता है, आंदोलन शुरू होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को तुरंत ही क्या गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उनको सरोजिनी नायडू के साथ पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। यह भी कई बार आपसे पूछा गया है कि किस जेल में रखा गया। तो 1942 के आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव बंबई में हुआ क्योंकि मुंबई से ही आंदोलन शुरू हुआ। दूसरा सबसे ज्यादा जो सक्रिय क्षेत्र था बंगाल था, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मद्रास, यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। तो यहीं पर आप देखेंगे कि एक तरीके से इस आंदोलन को अंतिम मान के चल रहे थे कि हर हाल में हमको आजादी ले ही लेनी है। तो गांधी जी ने इसीलिए करो या मरो का नारा दिया था। एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि करो या मरो का नारा तो आप देख रहे हैं कि गांधी जी ने दिया था, लेकिन भारत छोड़ो नारो का नारा जो है किसने दिया? तो यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो या क्विट इंडिया का नारा दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है यह मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और यह 1940 से लेकर के 45 तक लगातार 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं क्योंकि बीच में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ।
और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हिंदू महासभा, भारतीय कम्युनिस्ट की जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी, इन्होंने इस आंदोलन में बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था या गुप्त रेडियो? तो गुप्त रेडियो का जो है संचालन किया जाता था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। बाद में लोहिया भी जब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो फिर ऊषा मेहता भी इसमें जो है जुड़ी रहती हैं। तो जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, इन सबको जो है क्या हुआ, राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिली। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आंदोलन के दौरान बंबई से कांग्रेस का एक गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था और इसको मद्रास तक सुना जा सकता था। तो राम मनोहर लोहिया इसको संचालित करते थे और ऊषा मेहता जो है भूमिगत रेडियो का भी संचालन करने वाले दल की एक सदस्य थी। इसको ही गुप्त रेडियो या भूमिगत रेडियो के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो भारत में 3 ऐसे स्थान थे जहां पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। इसमें उत्तर प्रदेश का बलिया था। तो बलिया में जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो जो 3 स्थान थे जहां पर समानांतर सरकार का गठन किया गया था, उसमें पहला तो बलिया था यूपी का। इसमें जो है चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार की स्थापना की गई थी। दूसरा आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का तामलुक था, वर्तमान मिदनापुर। यहाँ पर जो है एक सरकार की स्थापना की गई थी। और तीसरा आप देखेंगे सतारा। तो सतारा में जो है वर्तमान महाराष्ट्र, यहाँ पर भी सरकार की स्थापना की गई थी। और एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी और इस सरकार का नाम प्रति सरकार था। तो इस प्रकार से ये बातें महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, जिसका नाम था आजाद हिंद सरकार, इसका गठन किया था? इन्होंने 1943 में तत्कालीन मलय, जो आज का सिंगापुर वाला एरिया है, वहां पर इन्होंने पहली अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो इसमें आगे देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने अस्थायी सरकार का गठन किया था और यह जो गठन किया गया, इसको 9 देशों ने अपनी मान्यता दी थी। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उस समय शक्तिशाली देश था जापान, जर्मनी, इटली, थाईलैंड, बर्मा, फिलीपींस और मंचूरिया जो वर्तमान का जो चीन वाला एरिया है। इसके अलावा चीन का ही एक शासक था वांग जिंगवेई और क्रोएशिया। इतने देशों ने आजाद हिंद जो सरकार है उसको मान्यता दी थी और इस सरकार का जो प्रधान कार्यालय था वह रंगून था। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो यहाँ पर आप देखेंगे राशिद अली, आजाद हिंद फौज के बहुत सारे सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और भारत में जो दिल्ली का लाल किला है, वहां पर इनके खिलाफ जो है क्या हुआ, मुकदमा चलता है और उस मुकदमे में अ, राशिद अली को 7 वर्ष तक के कारावास की सजा दी गई थी। अब यहाँ से प्रश्न कई बार अलग-अलग तरीके से पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कि कितने अभियुक्त थे जिनको आजीवन निर्वासन की सजा दी गई थी? तो प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और शाहनवाज खान, ये 3 लोग ऐसे थे जिनको आजीवन निर्वासन अर्थात काला पानी की सजा दी गई थी। राशिद अली को 7 वर्ष तक का कारावास की सजा दी गई थी। तो ये 4 सैनिक थे, इनको गिरफ्तार किया गया था 1945 में। फिर ला करके दिल्ली के लाल किले में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। अब इन जो सैनिक थे, इनके बचाव के लिए एक जो वकीलों का संगठन है, वह सामने आता है। इसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में, अर्थात जो वकीलों का दल था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भूला भाई देसाई थे। खूब पूछा जाता है ये। और इसमें वकील कौन-कौन से थे? तो तेज बहादुर सप्रू थे, कैलाश नाथ काटजू थे, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू। तो यह जो है इसमें अधिवक्ता थे। और बाद में फिर क्या होता है कि सारे अभियुक्तों की सजा को माफ कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो अध्यक्ष आप देख रहे हैं भूला भाई देसाई थे। बाकी ये सब जो है क्या थे? अधिवक्ता थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना जो है यह किस लिए आया था? तो प्रांतीय समूहीकरण, जो भारत में अलग-अलग छोटे-छोटे राज्य थे, उनको एक स्थान पर इकट्ठा करना, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन करना, संविधान निर्माण का इनको अधिकार देना। लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति जो है इसके तहत नहीं दी गई थी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत।
तो 26 जुलाई 1945 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो है बना था, उसने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल, जिसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है, उसको भेजा था। और इसके अध्यक्ष भारत के राज सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, और इसमें 2 अन्य सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो यह जो है अक्सर पूछा जाता है कि इसमें कितने सदस्य थे, इनका नाम क्या-क्या था। तो पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अब इसके प्रस्ताव क्या थे? तो इन प्रस्तावों को जरूर जानना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे-सीधे बनाए जाते हैं कि भारत की एकता बनाए रखी जाए, अर्थात उसको अलग छोटे-छोटे जो अ, राज्य थे या अलग-अलग स्टेट बने हुए थे, वो अपने प्रांत अलग-अलग अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने चाहते थे, उसको नहीं माना गया। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया, सबसे बड़ी बात ये थी कि और आगे कहा गया कि भारत एक संघ होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें ये सब शामिल होंगी इसी में। और संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं, मुख्य आयुक्त प्रांत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाए। इतनी बातें जो है इसमें शामिल थी। अगला प्रश्न है कथन कारण के रूप में कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, क्योंकि वापस लेने का कारण ये था कि जो कैबिनेट मिशन थे, अ, अलग पाकिस्तान की मांग को ही अस्वीकार कर दिया। तो अब इन्होंने उस प्लान के लिए जो अपनी स्वीकृति दी उसको वापस ले लिया। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग भी शामिल हुई थी। ये बात बिल्कुल सही है। शुरू में इसमें शामिल नहीं हुई थी, लेकिन बाद में यह शामिल हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन वह व्याख्या नहीं करता है। आपका बी वाला जो विकल्प है यही सही होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने कुल 250 प्रश्नों को देखा है। अब आगे एक वीडियो और आएगा, उसमें 50 प्रश्न के माध्यम से आप इतिहास के लगभग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक अच्छा जो डिस्कशन है वो कर लेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कारगर भी साबित होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें, और इसके बारे में आप अपनी कमेंट करके राय हमें ज़रूर बताएँ, क्या इसमें और बेहतर किया जा सकता है, या वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।